Fabio drinks coffee each morning. He chooses Americano, cappuccino और latte with probability 0.5, 0.3 and 0.2. तो पहली चॉइस तो है हमारे पास। पहली चॉइस हम डिसाइड करते हैं उसने कौन सी कॉफी चूज की। अमेरिकानो, कैपुचिनो और लाटे। और ये कितने से 0.5, 0.3, 0.2। ठीक। Okay, if he chooses cappuccino Americano, he drinks immediately with a probability of 0.8। या तो वो immediately drink कर लेते हैं या वो he leaves it for later। ठीक है, तीनों केसेस में हम ये स्टडी कर लेते हैं। जी, if he chooses Americano, he drinks with a probability of 0.8। और if he chooses cappuccino, he drinks with a probability of 0.5, 0.6। और if he chooses latte, he drinks immediately with a probability of 0.1। ठीक है, और leaves it for later। ठीक है, अच्छा जी, बाकी की प्रोबेबिलिटीज पूरी कर लीजिए। 0.2, 0.4 और 0.9। ये गेम ही रीडिंग की है, ये सारी रीडिंग की गेम है जी। पहला पढ़िए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाबियो चूजेस अमेरिकानो एंड लीव्स इट टू ड्रिंक लेटर। जी, कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं? अमेरिकानो एंड लीव्स इट टू ड्रिंक लेटर। तो पहला पार्ट तो 1 मार्क का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अमेरिकानो एंड लीव्स इट टू ड्रिंक लेटर इज 0.5, 0.2, 0.01। नहीं, 0.10 ना। हम्म, इसकी मार्किंग सीख दे ले, मैं बता देता हूँ। वहां पे मिल जाएगी। अच्छा, अगला सेकंड पार्ट मुझे देख के बताना, क्या ये कंडीशनल है या नहीं। इज इट रिवर्स क्वेश्चन और नॉट? यस और नो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दो इवेंट्स हो रहे थे। कॉफी की टाइप कौन सी है और इमीडिएटली पी रहे हो या लेटर पी रहे हो? Fabio drinks his coffee immediately. That means second event is already given। हमें पता है कि immediately हो गई है। सेकेंड इवेंट का रिजल्ट बता दिया उन्होंने। इमीडिएटली और लेटर था ना सेकेंड इवेंट में। सेकेंड इवेंट का बेटर रिजल्ट उन्होंने हमें बता दिया है कि उसने इमीडिएटली कॉफी पी ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज लाटे। चल देखिएगा मेरे साथ। सेकेंड इवेंट, सेकेंड पार्ट में we have to find the probability of choosing latte given that he immediately drank his coffee will be equal to probability of choosing latte and immediately drinking it over probability of immediately drinking it। जी, latte and immediately drinking वाले कौन सी ब्रांच है भाई? choosing latte and drinking immediately is this green branch। so this is 0.2 into 0.1 divided by choosing immediately। immediately choose करने वाली कौन सी ब्रांच है भाई? 3 ब्रांचेस हैं जिन पे immediately choose हो सकता था। वो तीनों ब्रांचेस डिनोमिनेटर में आ जाए। 0.5 into 0.1, 0.8 सॉरी, plus 0.3 into 0.6 plus 0.2 into 0.1। और अब आप इनको डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 5 मार्क्स है। 1/30 आंसर आ रहा है। डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब एक मसला है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसको इस तरह से याद करने की कोशिश करते हैं कि अगर गिवन का लफ्ज लिखा हो ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिर्फ तब बनती है जब गिवन दैट का वर्ड लिखा हो। बट ये बिल्कुल गलत बात है। एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा रूम है इस बात को मैनूवर करने का। गिवन दैट का वर्ड बेटा पहली बात तो मिसलीडिंग भी हो सकता है। कैसे बेटे? गिवन दैट का वर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी लिखा जा सकता है और गिवन दैट का वर्ड बिल्कुल सिर्फ इस बात के लिए भी लिखा जा सकता है कि कोई एक वैल्यू बता रहे हो
एग्जामिनर ने अक्सर कोई बात नहीं बतानी होती, गिवन दैट फलानी वैल्यू इज दिस। तो गिवन दैट का वर्ड तो बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो गिवन दैट का वर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। गिवन दैट का वर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो लिखा हो या ना लिखा हो, अब ये देखो इस क्वेश्चन में ना गिवन दैट का वर्ड नहीं लिखा हुआ और उन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल बना लिया। तो रूल क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? अब M1 हम सारा कीवर्ड से करते हैं। अच्छा, M1 सारा कीवर्ड्स के साथ होता है, M1 में हम कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट से नहीं करते, लेकिन S1 नहीं हम कीवर्ड से कर सकते हैं। क्योंकि S1 में ना एग्जामिनर ने क्योंकि सिनेरियो सुनाना है, उनके पास बड़ा ज्यादा मार्जिन है इस बात को मनूवर करने का। अब देखो उसने कहीं गिवन दैट नहीं लिखा और वो उसने कंडीशनल का क्वेश्चन बना लिया। अब बच्चे को क्या याद होना चाहिए? बच्चे को बेस थ्योरी याद होनी चाहिए। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब होती है? आपको एक येलो बॉक्स याद करवाया था, गिवन दैट द सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब सेकंड इवेंट कौन सा था बेटे? कॉफी उसने इमीडिएटली पी ली। सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट। वो कह रहे बताओ लाटे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सेकंड इवेंट हो चुका हो, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, तो दिस इज हाउ वी डू इट। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बर्गर्स वाला क्वेश्चन एक दफा कर लो जरा। एक दफा जिन्होंने सिनेरियो नहीं पढ़ा जरा 1 मिनट लें जल्दी से क्वेश्चन पढ़ने। जी, द प्रोबेबिलिटी दैट हैंक गोज स्विमिंग ऑन एनी डे इज 0.2। स्विमिंग पे जाने की 0.2 है। नीचे वाली क्या लिख लूं फिर मैं? नीचे वाली 0.8 हो जाएगी। ये 0.75 है तो 0.25 हो जाएगी। ये x है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगी। जरा ट्री डायग्राम के ऊपर देखना कोई मसला तो नहीं हुआ। मैंने ट्री डायग्राम के ऊपर वैल्यूज लेबल किए, इनमें देखना किसी बच्चे को कोई ट्रबल हुआ है मेरे से पूछ लो। हैदर बेटा ये देखो ना, एक पॉइंट से जितनी ब्रांचेस निकलती हैं उनका सम 1 होना होता है ना बेटे। तो अगर ये x है तो नीचे वाली 1 माइनस एक्स होगी ना। जिस तरह ये 0.2 है तो ये 1 माइनस 0.2 होती है ना। ठीक हो गया। चलिए आइए। द प्रोबेबिलिटी दैट हैंक has burgers for supper on any day is 0.5. Probability of eating burgers is 0.5। जी, बर्गर्स कितनी ब्रांचेस के ऊपर है? 2 ब्रांचेस पे वो बर्गर खा सकता है। ही गोज टू स्विमिंग एंड ईट बर्गर्स, तो एक तो यहाँ पे, एंड ही डजंट गो टू स्विमिंग एंड ईट बर्गर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.2 इंटू 0.75। नीचे देखना बेटा, ठीक है, प्लस 0.8 इंटू एक्स इज 0.5। ठीक हो गया। हैदर नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है गिवन दैट सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट। ठीक है, तो बेटे उन्होंने कहा था उसने बर्गर्स खाने की प्रोबेबिलिटी, उन्होंने बस कहा बर्गर खाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमने कहा बर्गर्स कैसे कैसे खा सकता है? वो बर्गर खा सकता है एक इस ब्रांच से और एक इस ब्रांच से बर्गर खा सकता है। तो इन दोनों ब्रांचेस की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0.5 होनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ से एक्स को सॉल्व कर लीजिए बेटे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4 आ गई, एक्स आ गया। सेकंड पार्ट पढ़ें, क्या सेकंड कंडीशनल है या नहीं है? जरा पढ़ के बताइएगा। सेकंड पार्ट कंडीशनल है। गिवन दैट ही हैज बर्गर फॉर सपर, गिवन दैट ही हैज बर्गर्स फॉर सपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज स्विमिंग। अब वो पहले की प्रोबेबिलिटी बताओ। सेकंड का रिजल्ट पता है, पहले की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये होता है कंडीशनल। पूरी बात इकट्ठी याद रखना ना, पूरी बात इकट्ठी याद रखना। अच्छा जी, सेकंड पार्ट, गिवन दैट Hank has burger for supper, find the probability that he went on swimming. Find the probability of swimming given that he ate burgers will be probability of swimming and burgers divided by probability of burgers. चलो स्विमिंग एंड बर्गर्स कहाँ है? अच्छा जी, तो स्विमिंग एंड बर्गर आ जाएगा जी ऊपर 0.2 इंटू 0.75 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर उन्होंने नीचे बताई हुई थी, वो थी 0.5।
आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0.3 आ जाएगा। जी चलिए जरा जल्दी से पढ़ लें ये वाला। यार ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मार्क्स भी देखो कितने ज्यादा हैं। 9 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन इसकी गेम है। हाँ, ये बच्चे को परेशान करने के लिए बनाया हुआ है। इसका पहला पार्ट बड़ा तरीके से करना है पहले। जरा दोबारा पढ़ लें इस क्वेश्चन को, पढ़ लेंगे, किसी ने नहीं किया हुआ ना। अब डिफिकल्टी लेवल हम जरा एक नॉच ऊपर लेके जाने लगे हैं क्वेश्चंस का। चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ें, 2-3 क्वेश्चंस करवाने मैंने आज, मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं बीच में। अच्छा जी। At a zoo, rides are offered on elephants, camels, and jungle tractors. Ravi has money for only one ride. Ravi is broke. ठीक है? To decide which ride to choose, he chooses a fair coin twice. He tosses a fair coin twice. ठीक है? If he get two heads, he will go on the elephant ride. If he get two tails, he will go on the camel ride. Gets one of each, he will go on the jungle tractor. अच्छा, अब वो काफी शदीद ही गरीब है मेरा ख्याल है बेचारा। अब दिल के बहलाने को ना किस्मत पर डालना पड़ रहा है उसको। तो उसने कहा कि भाई एक कॉइन पकड़ो, एक कॉइन से ना टॉस कर करके देखता हूँ, ठीक है, कि किधर किस्मत लेके जाती है मुझे। अच्छा, हम बात ये भी बिल्कुल ठीक है, भला ना ले झूले, ठीक है, कुछ खा पी ले उन पैसों का, लेकिन चलो, ऐसे जिंदगी में थ्रिल करने का मजा तो होता है इंसान को। अच्छा जी, 2 कॉइन्स टॉस किए थे, क्या सैंपल स्पेस बनी थी भाई? याद है सैंपल स्पेस बनाई थी 2 कॉइन्स की? यहाँ तो दोनों हेड आ जाएंगे, या एक हेड और एक टेल आ जाएगा, एक टेल एक हेड आ जाएगा, या दोनों टेल्स आ जाएगा। उन्होंने कहा अगर तो वो गया, 2 टेल्स आई तो जाएगा कैमल के ऊपर, कैमल राइड के ऊपर जाएगा। अगर आ गए दोनों हेड्स, ओ सॉरी उल्टा लिख गया, दोनों हेड्स आ गए तो एलिफेंट पे जा रहा है वो, दोनों टेल्स आ गए तो कैमल राइड पे जा रहा है। और अगर एक हेड और एक टेल आया तो किस पे जा रहा है भी? जंगल ट्रैक्टर पे जा रहा है। ठीक हो गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज ऑन ईच ऑफ दीज राइड। बताइए जी, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताएं एलिफेंट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताइए क्या बताएंगे? 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज ऑन टू कैमल राइड? 1/4। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज ऑन द जंगल ट्रैक्टर? That is 2/4, which will become 1/2। कॉन्सेप्ट ठीक हो गया? कोई मुश्किल बात तो नहीं थी अब तक? 2 कॉइन्स का क्वेश्चन था, एक कॉइन 2 दफा टॉस किया ना। जी चलिए, द प्रोबेबिलिटी दैट रवि इज फ्राइटेंड ऑन ईच ऑफ द राइड इज एज फॉलोइंग। अच्छा, अब डर भी लगता है अभी ना, ठीक है। एलिफेंट राइड पे 6/10 डर लगता है, कैमल राइड पे 7/10 डर लगता है, और जंगल ट्रैक्टर राइड के ऊपर भाई 8/10 डर लगता है। ड्रॉ अ फुली लेबल्ड ट्री डायग्राम showing the rides that Ravi could take whether or not he is frightened or not। ठीक है, अजीब आदमी है, बिल्कुल अजीब आदमी है ये, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं समझ सक रहा इस बंदे को। अच्छा, सो पहली बात तो ये कि हम प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं, जा कौन कौन सी राइड पे गए हैं भाई। एलिफेंट है, कैमल है, और जंगल ट्रैक्टर है। और फिर आगे भाई को डर लगता है कि नहीं लगता, तो फ्राइटेंड और नॉट फ्राइटेंड। ठीक है, एफ और एफ डैश, फ्राइटेंड और नॉट फ्राइटेंड, तीनों के ऊपर। ओ आंसर में ये तीनों अलग अलग लिख के आनी थी बेटा, ये तीनों अलग अलग लिखनी थी पहले पार्ट के लिए बेटा। सो 1/4, 1/4 और 1/2। ठीक है। अच्छा, फ्राइटेंड और नॉट फ्राइटेंड, एलिफेंट के ऊपर 6/10 फ्राइटेंड है हम, कैमल के ऊपर 7/10 फ्राइटेंड है हम, और 8/10। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 3/10, और ये आ जाएगा 2/10। अच्छा चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्राइटेंड। जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइटेंड निकालो भाई, चलो चलो चलो, बताओ कौन कौन सी ब्रांच होगी फ्राइटेंड वाली ब्रांचेस? ये 3 ब्रांचेस हैं।
तो आ जाएगा 1/4 इंटू 6/10। बच्चों वाला काम है ये ओ लेवल्स वाला काम है। प्लस 1/4 इंटू 7/10 प्लस 1/2 इंटू 8/10, 29/40। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करना है जी। फोर्थ पार्ट जो है, क्या वो कंडीशनल है या नहीं है? जी, सेकंड इवेंट हो चुका हुआ है, वो फ्राइटन नहीं था। ठीक है, ब्रेव रवि। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेंट ऑन कैमल राइड। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कैमल राइड की, गिवन दैट ही वाज नॉट फ्राइटेंड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैमल एंड नॉट फ्राइटेंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्राइटेंड। ठीक है, अच्छा अब देखो, नॉट फ्राइटेंड के बारे में जरा बात कर लेते हैं। नॉट फ्राइटेंड की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी हमारे पास? 1 माइनस फ्राइटेंड की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। 1 में से माइनस कर लो। याद है कल रेड और नॉट रेड कह रहे थे हम, नॉट इवेंट्स जो होते हैं वो 1 में से माइनस करके आ जाते हैं। तो फ्राइटेंड की प्रोबेबिलिटी 11/40 आ जाएगी। कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कर लो। अगर 29 आउट ऑफ 40 चांस है कि वो फ्राइटेंड होगा, हाँ, अगर 29 आउट ऑफ 40 चांस है कि वो फ्राइटेंड होगा, तो आप 1 में से माइनस कर लो। ऑल्टरनेट मेथड ये है खदीजा बेटे कि आप ये वाली सारी ब्रांचेस ऐड कर लो, फिर लंबा पड़ेगा वो। ऑल्टरनेट ये है बेटे कि आप ये वाली सारी ब्रांचेस को ऐड कर लीजिए, वो लंबा पड़ता है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैमल एंड नॉट फ्राइटेंड इज 1/4 इंटू 3/10 ओवर 11/40। तो बेटे 3/11 आंसर आ जाएगा। ऑल राइट जी, 3/11 आ गया। अच्छा बात सुने, वैसे एक बात नोटिस करें, मतलब ये पेपर है 50 मार्क्स का। तो सोचो ये 9 मार्क, कितने, 6 और 3 9 मार्क का तो ये क्वेश्चन है। तो ये आराम से, इसलिए कहते हैं S1 में आता है ना, ये आता है आराम से, इसीलिए S1 में ग्रेड आता है, क्योंकि S1 में ना आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम पढ़ के कर लेते हैं। अच्छा जी, कैरन वाला दिया था मैंने। चलिए मारिया वाले करें, फिर अगला क्वेश्चन जरा मुश्किल है आपके लिए। मारिया हैज 3 प्रीसेट स्टेशन, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। अच्छा जी, मारिया के पास ना जी स्टेशन हैं 3। अच्छा जी, रेडियो पे स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है। ठीक है जी। और स्टेशन 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और स्टेशन 2 की है 0.45 और स्टेशन 3 की है 0.25। अच्छा जी, मेल और मेल रिप्रेजेंटेटिव और मेल नहीं है। ठीक है, और जी स्टेशन 1 के ऊपर द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रेजेंटर इज मेल इज कितना, 0.1। और दूसरे पे कितना, 0.85। और तीसरे पे कितना, इज पी। हाँ हाँ, नॉट मेल की जगह फीमेल लिख सकते हैं भाई। भाई लिख लो ऐसे ही। ऑल राइट, 0.1 है, 0.9 आ गया, 0.15 आ गया और 1 - p आ गया। ठीक है, ऑल राइट जी। When Maria switches on the radio, the probability that it is set to station 3 and the presenter is male is 0.0075। जी बेटे ये देखो, switches to station, ये इसकी, इस ब्रांच की, ग्रीन ब्रांच की प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेशन 3 एंड सॉरी एंड द प्रेजेंटर बीइंग मेल इज 0.075। ये वो बर्गर्स की तरह पहले एक बता दी।
ठीक है, पहले पी की प्रोबेबिलिटी निकालनी। हाँ, मैं पहला पार्ट ही कह रहा हूँ ना। अच्छा बेटे, ये किया उन्होंने। जोहा बेटे देखो, उन्होंने बताया व्हेन मारिया स्विचेस ऑन द रेडियो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्टेशन 3 एंड द प्रेजेंटर इज मेल, इस पूरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी है 0.075। तो दैट मीन 0.25 इंटू पी इज 0.075। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, आई थिंक 0.3, और ये होगी 0.7। और सेकंड पार्ट करना जरा जल्दी से इसका। जी। अच्छा, ये आज ना, हाँ ये इंग्लिश का पेपर ही है भाई, ये पूरा इंग्लिश का पेपर है। S1 सिर्फ उसका वीक होता है जो क्वेश्चन नहीं पढ़ता, बस। S1 पूरा इंग्लिश का पेपर है भाईजान, आपको सवाल पढ़ना आता है उसी की गेम है। अभी देखना, मैंने मुश्किल सिनेरियोज पे जाना है ना, तो आपको पता चलेगा कि ओह, ये हमारा S1 तो ठीक था, प्रोबेबिलिटी तो आती है, इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही हमें। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जैफा, ज्यादा 84 से तो ज्यादा देना बेटे। प्रोबेबिलिटी ना, अच्छा ये बात ना आगे जाके डिस्कस होएगी, प्रोबेबिलिटी कम से कम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना, एटलीस्ट 4। अच्छा जी, जी बताइए। अगला कंडीशनल है, गिवन दैट मारिया लेसन्स स्विचेस ऑन एंड here's a male presenter, find the probability that the radio was station 2 के ऊपर। So what is the probability of station 2 given that it is a male presenter, probability of station 2 and a male representer, or over probability of male presenter। ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखिए, स्टेशन 2 एंड मेल है 0.45 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएंगी तीन ब्रांचेस। ये पहली है 0.3 इंटू 0.1, प्लस दूसरी है 0.45 इंटू 0.85, और तीसरी है 0.25 इंटू 0.3। इसके चार नाम। मैं कह रहा था, जो है ना प्रोबेबिलिटी जो होती है, उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना लाजमी होता है, उसकी वजह है। आगे पहला पहला गंदा क्वेश्चन आ गया। अगला देख लेने दो जरा मुझे, कौन सा वाला है। अगला भी है जरा टफ है, डॉन वाला भी टफ है। एक और सवाल गंदा आना था यहाँ पे। हाँ, पीटर वाला वो नीचे जा। ठीक है, आज जी अब जरा हैं क्वेश्चंस जो पढ़ने वाले हैं। लो जी, ट्री डायग्राम मुश्किल, जरा देखना। अच्छा, एक चीज मैं पहले ठीक करवा देता हूँ, पहले ठीक करा देता हूँ। हमें ओ लेवल से ना आदत डाली गई है सिमेट्रिकल ट्री डायग्राम्स की। सिमेट्रिकल ट्री डायग्राम समझ आ रही है कि जैसा ट्री ऊपर बनता है, हर ब्रांच के आगे उतना ही ट्री आगे ओपन होता है। अब ना ये कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता है फिर S1 में आके, लाजमी नहीं कि सिमेट्रिकल हो। व्हेन डॉन प्लेज टेनिस, ठीक है, 65% ऑफ हिज फर्स्ट सर्व्स गो इनटू द करेक्ट एरिया ऑफ द कोर्ट। पहली सर्विस करवाई उसने, तो वो करेक्ट एरिया में चलेगी 65%। If the first serve goes into the correct area, the chance of his winning the point is 90%. If his first serve does not go into the correct area, Don is allowed a second serve. And out of those, 80% go into the correct area. वो पहली सर्विस करवाता है, वो पहली सर्विस करवाता है, ठीक है। वो अगर तो ठीक एरिया में चली जाए तो उसको 90% चांस है कि वो ये पॉइंट जीत जाएगा। अगर पहली सर्विस खराब हो जाती है ना, तो उसको एक सेकंड चांस मिलता है सर्विस करवाने का। जो लोग टेनिस देखते हैं उनको पता है कैसे सेकंड सर्व मिलती है। जो नहीं पता उन्होंने, उनके लिए उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है कि अगर उसकी पहली सर्विस ठीक एरिया में नहीं जाती, डॉन इज अलाउड अ सेकंड सर्विस, अब दोबारा अगली सर्विस मिल जाती है। और सेकंड सर्विस जो है वो 80% जो है वो ठीक एरिया में जाती है। अगर सेकंड सर्विस ठीक एरिया में चली जाती है, हिज चांस ऑफ विनिंग द पॉइंट इज 60%। और अगर दोनों सर्विसेज गलत एरिया में चली जाए ना, तो पॉइंट आपका लूज हो जाता है। ठीक है, स्टोरी समझ आएगी। बट अगर फर्स्ट सर्विस करेक्ट एरिया में जाए और फर्स्ट सर्विस रॉन्ग एरिया में जाए, अगर फर्स्ट सर्विस करेक्ट एरिया में जाएगी, प्रोबेबिलिटी है 0.65। अगर पहली सर्विस करेक्ट एरिया में चली गई
तो विन और लूज की प्रोबेबिलिटी देख लें। विन करने की प्रोबेबिलिटी है 90%, 0.9, और लूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10%, 0.1। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है? आप डेसिमल्स में रख लें, फ्रैक्शंस में बेटे परसेंटेजेस में बेशक नहीं लिखे, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में ले आइए फॉरन। अच्छा, फर्स्ट सर्विस अगर रॉन्ग हो जाए तो 0.35 से रॉन्ग हो जाएगी। अगर फर्स्ट सर्विस रॉन्ग हो जाए तो अब सेकंड सर्विस दोबारा मिल जाती है बंदे को। सेकंड सर्विस अगर करेक्ट एरिया में चली जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने कहा है 80% है। और अगर सेकंड सर्विस करेक्ट एरिया में चली जाए तो विन और लूज की प्रोबेबिलिटी देखिएगा। तो विन की प्रोबेबिलिटी 60% है और लूज की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो जाएगी। और सेकंड सर्विस भी अगर रॉन्ग करवा दी, बिल्कुल ही फारिग निकल आया अगर डॉन, तो 0.2 होगा एक तो यहाँ पे पहली बात तो। और विन की प्रोबेबिलिटी उसकी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लूज की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। अब जरा देखिएगा, अभी कौन कह रहा था ये वाला क्वेश्चन करवाने का? इदरीस देखिए यहाँ। हैदर, सिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा, ये देखो सिमेट्रिकल का मतलब अभी तक देखो जितने ट्री डायग्राम्स देखे थे वो बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल थे ना। अगर पहले वाले के आगे दो ब्रांचेस ओपन हो रही है तो अगले के भी आगे दो ब्रांचेस, अगले के भी आगे दो ब्रांचेस, सेम सेम होते हैं। अब जो रियल लाइफ सिनेरियोस होते हैं उनमें अक्सर सिमेट्रिकल नहीं होती चॉइसेस। अब ये देखो, जिस तरह ऊपर वाला ब्रांच शुरू होती खत्म हो गई है, अगर पहली सर्विस करेक्ट एरिया में गई तो यहाँ पॉइंट विन हो जाएगा या लूज हो जाएगा। अगर पहली सर्विस रॉन्ग एरिया में गई तो फिर एक अगली सर्विस मिल गई, फिर विन या लूज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो वो देखो अब सिमेट्रिकल नहीं है ट्री डायग्राम। जी, यूज योर ट्री डायग्राम एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन लूजेस अ पॉइंट। जी, डॉन को पॉइंट लूज करवाना है अब आपने। कौन कौन सी ब्रांच चूज करेंगे? डॉन को पॉइंट लूज करवा देंगे, कौन कौन सी ब्रांच पे जाएंगे? सो डॉन को एक इधर लूज करवा दें, एक इधर लूज करवा दें और एक इधर, ये तीन ब्रांचेस हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉन लूजिंग द पॉइंट विल बी 0.65, 0.1, 0.35, 0.8, 0.4, 0.35, 0.2 और 1, 0.247। ठीक है जी, कोई कंफ्यूज तो नहीं है? अब ये देखो, इतना सा काम करने के 7 नंबर है, मतलब अयाशी है ये, अयाशी। मतलब 7 नंबर पेपर 1 या पेपर 3 में करने में पड़े तो क्या होता है जी? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स फर्स्ट सर्व वेंट इनटू द करेक्ट एरिया गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट। फाइंड द फर्स्ट करेक्ट एरिया में जाए गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट। अच्छा जी, फर्स्ट करेक्ट एंड लूजेस द पॉइंट ओवर ओवर probability of losing the point. First correct and loses 0.65 into 0.1 divided by probability of losing है 0.247, पिछले पार्ट में निकाली थी। चलो 5/19, हाँ जी। अब कितने मार्क्स मिले? 9 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई ये। अच्छा, और सारा रौला कहाँ पे था? सारा रौला कहाँ पे था? मुसीबत सारी कहाँ पे थी? वो सारी की सारी ये ऊपर थी, क्वेश्चन रीडिंग के अंदर थी। द एंटायर प्रॉब्लम वाज इफ यू रीड द क्वेश्चन राइट। अब तुम लोगों को याद आया, मैंने तुम लोग से एक प्रॉमिस करवाया था। एक सेकंड, कहाँ करवाया था मैंने प्रॉमिस? इधर करवाया होता, ये प्रोबेबिलिटी के पहले दिन करवाता होता मैं प्रॉमिस। ये प्रॉमिस करवाया था मैंने। आप अपना 80% टाइम रीडिंग को देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है 20% टाइम में सॉल्व हो जाएगा। There are three sets of traffic lights on Karen's journey to work. The independent probability that Karen has to stop at the first, second, and third light is 0.8, 0.4, and 0.3. Draw a tree diagram. जी, ट्री डायग्राम कैसा बनेगा? How many of you thought of a tree diagram that would start like this? So that is wrong. This is wrong because you have read the question wrong. अब यहाँ गेम है ना, अब यहाँ गेम है, आपने ना क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है जैसे आप असल में एक सिनेरियो पढ़ रहे हो। डोंट ट्रीट इट एज अ डेटा सेट, एक रियल लाइफ सिनेरियो
अपने लिए इमेजिन करें। ये गलत है, ये गलत है। अगर आप इससे शुरू करोगे ये बिल्कुल गलत तरफ ले जाएगा। एक इमेजिन करते हैं, ये कैरन है, ठीक है। इसने जाना है यहाँ पे अपने ऑफिस, वर्क प्लेस पे, ठीक है जी। इसके रास्ते में आते हैं 3 सिग्नल्स, ठीक है जी। इस तरह के इसकी रास्ते में कितने सेट ऑफ लाइट्स आती हैं, ये एक है। इस तरह के इस रास्ते में आते हैं 3 सिग्नल्स, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 सिग्नल्स आते हैं। अब होगा क्या, इसके पास चॉइस नहीं है कि वो पहले सिग्नल पे जाए या दूसरे पे या तीसरे पे। देयर आर 3 सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, 3 लाइट्स आनी ही आनी है उसके रास्ते में। अब जब वो चलती हुई आएगी, जब वो आएगी गाड़ी ड्राइव करती हुई यहाँ पे, तो अब पहला चांस होगा कि या तो ये पहली लाइट रुकी होगी या ओपन होगी, ठीक है, स्टॉप या नॉट स्टॉप। फिर दूसरी लाइट पे जाएगी, उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वहां पे स्टॉप होना पड़ेगा या नहीं स्टॉप होना पड़ेगा। फिर जब तीसरी लाइट पे पहुंचेगी तो वहां पे स्टॉप होना पड़ेगा या नहीं स्टॉप होना पड़ेगा। द आइडिया ऑफ थिंकिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ ट्री डायग्राम इज रॉन्ग बिकॉज दिस मेक्स अस थिंक एज इफ कैरिन के पास चॉइस है फर्स्ट लाइट में, सेकंड लाइट पे जाने में और थर्ड लाइट पे जाने में, जबकि ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये वाला ट्री डायग्राम क्यों गलत है। मुझे बताना आपको ये बात समझ आ गई कि ये वाला ट्री डायग्राम क्यों गलत है। कि कैरन के पास चॉइस नहीं है। हाँ बेटे ये देखो, इसका क्या मतलब है, इफ यू लुक एट दिस ट्री डायग्राम, इसका मतलब है आइदर कैरन वेंट टू द फर्स्ट लाइट एंड इट वाज स्टॉप और नॉट स्टॉप, or she went to the second light and it was stop or not stop, or she went to the third light and it was stop or not stop, ठीक है। तो बट ऐसे तो नहीं है, उसको तो तीनों लाइट से गुजरना पड़ना है, उसको ऑप्शन नहीं है लाइट्स की। तो बेटे अब कैसे डील करना था इसको। बेटे हमने पहले एक बोलना था, पहले वाले में पहले सबसे पहले हमने देखना है कि इज इट स्टॉप और नॉट स्टॉप, ये पहली लाइट, दिस इज लाइट नंबर 1 को हम हैंडल कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइट, फर्स्ट ट्रैफिक लाइट पे आप पहुंचे, तो या तो वो स्टॉप करना पड़ेगा या नहीं स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी पहली लाइट के ऊपर थी 0.4, तो ऑफ कोर्स नीचे वाली क्या हो जाएगी 0.6 हो जाएगी। अब हम पहुंचे सेकंड लाइट के ऊपर। सेकंड लाइट के लिए ये सेकंड लाइट के रिजल्ट्स हैं। उस पे भी हमें हो सकता है स्टॉप होना पड़े या नॉट स्टॉप होना पड़े। तो ये सेकंड लाइट के रिजल्ट्स दोनों केसेस में हम इधर रख लेते हैं। सेकंड लाइट पे रुकने की प्रोबेबिलिटी थी 0.8 और ना रुकना पड़े इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.2। ये 0.8 क्वेश्चन में गिवन है और ना रुकना पड़े 0.2 हम खुद रिड्यूस कर सकते हैं। ये सेकंड लाइट हो गई। अब थर्ड लाइट पे पहुंचेगी वो। अब थर्ड लाइट पे हो सकता है उसको रुकना पड़े, हो सकता है उसको ना रुकना पड़े, स्टॉप एंड नॉट स्टॉप। अच्छा जी, और इस क्वेश्चन का मसला ही सर ये था कि अगर किसी से इसका ट्री डायग्राम नहीं ना ठीक बना, तो वो आगे इस क्वेश्चन को ठीक कर ही नहीं सकता था। तीन, एक क्वेश्चन एक आता था ना, ड्रॉ आर ट्री इंडिपेंडेंट ट्री डायग्राम, तो तुम कैसे 3 ट्री डायग्राम्स बनाने का सोच रहे हो दानियाल। इधर स्टॉप करने की प्रोबेबिलिटी थी 0.3, तो ना स्टॉप करने की कितनी होगी बेटा 0.7। बेटे ये देखिए, मैं अब आपको डिसीजंस बताता हूँ। अलग अलग इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगले सिग्नल को फर्क नहीं पड़ता कि पिछले सिग्नल पे क्या प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। बेटे ये देखिएगा, ये बंदी घर से निकली और ये बंदी घर से निकली और पहले सिग्नल पे पहुंची। ये पहले सिग्नल के रिजल्ट्स हैं बेटे। पहले सिग्नल पे उसको या तो स्टॉप करना पड़ा या नहीं स्टॉप करना पड़ा, ठीक है बेटे। फिर ये आगे चली, सेकंड सिग्नल पे पहुंची, ये सेकंड सिग्नल के रिजल्ट्स हैं कि सेकंड सिग्नल पे स्टॉप करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। और ये थर्ड सिग्नल के बेटे स्टॉप्स हैं
थर्ड ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर बेटे ये स्टॉप्स हैं। तो अच्छा, अब सुनो क्यों हो क्या रहा है। ये देखो मैं आपको कुछ ब्रांचेस समझाता हूँ। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड ब्रांचेस, आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आएगी। व्हाट डज दिस ब्रांच टेल अस? व्हाट डज दिस ब्रांच टेल अस? पहली ट्रैफिक लाइट पे रुकना पड़ा, रेड थी। दूसरी ट्रैफिक लाइट पे भी रुकना पड़ा, रेड थी। तीसरी ट्रैफिक लाइट पे भी रुकना पड़ा। ओके, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? पहली ट्रैफिक लाइट पे रुकना पड़ा, दूसरी पे रुकना पड़ा और तीसरी पे नहीं रुकना पड़ा। ठीक हो गया, एक और पॉसिबिलिटी आ गई। व्हाट डज दिस टेल अस? पहली पे रुके, दूसरी पे नहीं रुके और तीसरी पे रुके। फिर व्हाट डज दिस टेल अस? पहली पे रुके और अगली दो पे नहीं रुके। तो एक ट्री डायग्राम की जॉब क्या होती है? उसने तमाम आउटकम्स प्रिडिक्ट करने होते हैं। ट्री डायग्राम बेसिकली एक पॉसिबिलिटी डायग्राम होती है बेटे। तो ट्री डायग्राम की जॉब ये होती है कि उसने तमाम आउटकम्स प्रिडिक्ट करने हैं। तो अभी नोटिस करो कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 ऊपर, और इसी तरह बेटा 4 ब्रांचेस नीचे हैं। ठीक है, तो 8 डिफरेंट ब्रांचेस के आउटकम्स हैं। ठीक है, बेटे यमुना इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की सिग्निफिकेंस ये होती है सिर्फ कि अगर पिछले पे स्टॉप किया तो उसकी वजह से अगला वाले लाइट इफेक्ट नहीं हो रही है उससे। उनकी अपनी प्रोबेबिलिटीज रहेंगी, वो उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि ये 0.8 और 0.3 अगर स्टॉप के साथ है, पहला स्टॉप था तो ये 0.8 और 0.3 थी, तो पहला नॉट स्टॉप होता तो भी अगली वाली 0.8 और 0.3 ही रहती। वो इंडिपेंडेंट रहती पीछे वाले से। चलिए, अब आपको ना क्वेश्चन के अंदर काफी सेंस आनी शुरू होगी। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था। अब जोहा हो सकता है अगला जो क्रॉस सेक्शन है बेटा वो ज्यादा बिजी हो। उधर के सिग्नल बेटे, हर सिग्नल पे आप जब रुकते हो तो उसकी रेड और ग्रीन लाइट की ड्यूरेशन सेम नहीं ना होती बेटे। तो प्रोबेबिलिटी तो उसी बात पर डिटरमिन होती है ना। ठीक है, तो इसलिए सेम नहीं है प्रोबेबिलिटी। हर रेड और ग्रीन लाइट की ड्यूरेशन सेम नहीं होती है। अच्छा देखिए, अब इतनी अगर आपने ख्वारी उठा ली। अच्छा बाय द वे बात सुनो, अगर एक बच्चे ने, अब याद आया कि सर ने क्या कहा था, ज्यादा टाइम किस पे करना है, क्वेश्चन पढ़ने पे लगाना है। अगर आपने ये पढ़ के ये 2 मार्क्स ठीक कर लिए, अब देखना ही आपके आगे 8 मार्क्स कितने आसान पड़े हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैरन हैज टू स्टॉप एट द फर्स्ट टू सेट ऑफ लाइट्स बट डज नॉट हैव टू स्टॉप एट द थर्ड। जी कौन सी ब्रांच है बताइए। जी, फर्स्ट टू के ऊपर स्टॉप करना चाहते हैं, थर्ड पे स्टॉप नहीं करना। Probability has to stop at first two set of lights but does not have to stop at the third। ये वाली ब्रांच की बात हो रही है। So this is stop, stop and not stop वाली ब्रांच की बात हो रही है। ठीक है, so 0.4, 0.8 और 0.7। 0.224। अब इसमें तो कोई मसला नहीं था। अब लेकिन जिस बेचारे गरीब का ट्री डायग्राम ही गलत है वो क्या करेगा? वो तो कुछ नहीं कर सकता। जिस गरीब का ट्री डायग्राम गलत है वो तो गया। अच्छा ये वाला अगली जरा पढ़ना। G. Find the probability that Karen has to stop at exactly two of these three set of lights. Exactly two out of these three set of lights. रुकना चाहते हैं हम। जी, exactly two out of these three set of lights। कौन कौन सी ब्रांच है जिस पे आप 2 out of these 3 set of lights रुक रहे हो? Find the probability that Karen has to stop at exactly two of the three set of lights। Set of light कहते हैं एक सिग्नल को ना, दो सिग्नल्स पे रुकना पड़ना है। एक ये होगी ब्रांच, एक दूसरी ये हो गई, तीसरी ये ब्रांच होगी। इन तीन के अलावा, इन तीन के अलावा तो नहीं कोई होगा। चलिए, तो क्या क्या हो सकते हैं? पहले पे स्टॉप करना पड़ जाए, दूसरे पे स्टॉप और तीसरे पे नॉट स्टॉप, और स्टॉप नॉट स्टॉप और स्टॉप, और पहले पे ना स्टॉप करें और अगले दो पे स्टॉप कर जाइए। चलिए, अब आ जाते हैं हम। 0.4, 0.8 और 0.7 पहली ब्रांच है, और की जगह प्लस आ जाएगा।
और फिर है बेटा 0.4, 0.2 और 0.3, और फिर प्लस आ गया, फिर है जी 0.6, 0.8 और 0.3। तो ये है probability of exactly two stops. This is the probability of exactly two stops. दो दफा उसको रुकना पड़ा है और नहीं रुकना पड़ा. So this is equivalent to 0.39 and 2. So probability of having exactly two stops is जी. यहां तक क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं हुआ? दो दफा स्टॉप करना था तो एक दफा नॉट स्टॉप था, तो ये तीन ब्रांचेस थी इसमें से. चले फाइनल पार्ट पढ़ें, आखिरी पार्ट पढ़ लें. Find the probability that Karen has to stop at the first set of lights, given that she has to stop at exactly two set of lights. Is this conditional probability yes or no? चलिए सोचें, इसके ऊपर सोचें. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है गिवन दैट द सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड. हमें फाइनल रिजल्ट पता है कि उसको टोटल एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है और उसको दो जगह पे बस रुकना पड़ा. आपने बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट उसको पहले सेट पे रुकना पड़ा था, पहली लाइट्स पे रुकना पड़ा था. सो द क्वेश्चन इज बेसिकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टॉप गिवन दैट शी स्टॉप्स एग्जैक्टली ट्वाइस, exactly two stops, exactly two stops will be equal to probability of first stop ho and exactly two stops किए हैं उसने divided by probability of two stops, exactly two stops. बच्चे जरा इसकी वर्डिंग पढ़ना और मुझे बताना कि आपको नीचे जो मैंने लिखा है वो समझ आ रहा है. उन्होंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैरन हैज टू स्टॉप एट फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स. इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गिवन दैट शी हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली टू स्टॉप्स. ठीक है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? गिवन दैट द सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड. सेकंड इवेंट क्या था कि टोटल में उसको कितनी दफा स्टॉप करना पड़ा है, और फर्स्ट इवेंट क्या था कि पहली दफा में स्टॉप किया या नहीं किया. अब चलते हैं, ऊपर वाला पार्ट रिलेटेड है इससे जी. एग्जैक्टली टू स्टॉप्स तो हमने निकाले थे, डिनोमिनेटर में तो आने वाला है 0.392. हमने अब देखना है न्यूमरेटर में क्या आएगा. डिनोमिनेटर में तो आ रहा है 0.392 जी. आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें आपने एग्जैक्टली दो दफा स्टॉप किया है लेकिन पहला वाला आपका स्टॉप था? तो वो आपके पास बेटा ये फर्स्ट टू आउटकम्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. बेटा ये देख लें, पहले दोनों आउटकम्स के अंदर दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं. पहले वाले पे स्टॉप भी हो रहा है और टोटल में एग्जैक्टली दो स्टॉप्स भी हैं. स्टॉप, नॉट स्टॉप, स्टॉप एंड नॉट स्टॉप. और दूसरे वाले में भी देख लें बेटा, पहले वाले पे स्टॉप भी है और एग्जैक्टली पूरी जर्नी के अंदर कितने स्टॉप्स आ रहे हैं? दो स्टॉप्स आ रहे हैं. तो बेटा आपने अपने फेवरेबल आउटकम्स इधर से निकाल लिए, ये ऊपर रखे हमने, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या थे? एग्जैक्टली टू स्टॉप्स की प्रोबेबिलिटी टोटल क्या थी? 0.392. फाइनल आंसर निकाल लें. अब इस क्वेश्चन का ट्रबल देखा आपने कि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और ये डिपेंडेंट है अपने पहले 2 मार्क्स के ऊपर. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन अपने सिर्फ पहले 2 मार्क्स के ऊपर बेटे डिपेंडेंट है सोलली. तो S1 में ना आप रटा रटाया काम कुछ नहीं कर सकते. S1 में यू हैव टू बी प्रेजेंट एट योर माइंड. नहीं नहीं, एरर कैरी फॉरवर्ड क्यों होगा फातिमा? आपने ट्री डायग्राम ही गलत बना लिया है. मेरी बात सुने फातिमा, मैं अब मुझे सिनेरियो ना समझ आए, मैं उल्टा फुल्टा कुछ भी ट्री डायग्राम बना के अगले पार्ट सॉल्व करने शुरू करूं, एरर कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा. ए लेवल्स में वैसे ही एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता.
आंसर बता दो यार, 31/49। जी लास्ट पार्ट पहले पढ़ लें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैरन हैज टू स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट सेट ऑफ लाइट पे रुकने की, पहला स्टॉप होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन दैट एग्जैक्टली 2 दफा रुकना पड़ा है उसको अपनी पूरी जर्नी में, विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला स्टॉप हो और 2 दफा रुकना पड़े। ऐसी कौन सी ब्रांचेस है, पहला स्टॉप हो और 2 दफा रुकना पड़े, टोटल में ये 2 ब्रांचेस है। ये दोनों ब्रांचेस बेटे किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें पहला स्टॉप है और टोटल जर्नी में 2 दफा स्टॉप करना पड़े। हमें ये वाला न्यूमरेटर हमें ये चाहिए। बेटे न्यूमरेटर के वर्ड्स पढ़ो पहले। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, पहला स्टॉप हो और 2 दफा एग्जैक्टली रुक रहे हो। तो ये 2 केसेस है ना जिसमें पहला स्टॉप है और एग्जैक्टली 2 दफा रुक रहे हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 स्टॉप्स। बेटा वो ये है। लें जी, अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं। बात सुन लें, बात सुन लें, चैलेंज है खुला, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना 5 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन पढ़ने को। चलें, अच्छा जी, बात पता है क्या है, मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा और आपने ना इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। आज मैं आपको एक बात गारंटी से बताता हूँ कि जब ये मैं क्वेश्चन आज करवा चुकूंगा, आपका दिल करेगा आप अपना सर फाड़ लो, क्योंकि इसमें सारी गलती आपकी थी। ठीक है, पहला तो सबका सही हो जाता है जी। स्टोरी सुन लें। बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति वाली स्टोरी है, ठीक है। इन अ टेलीविजन क्विज शो, पीटर आंसर्स क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर। और अभी तुम लोग देखना, तुम लोग को जो पता चलेगा ना तुम लोग गलती क्या कर रहे थे। बंदा अपना सर पकड़ लेता है कि यार मैं इंग्लिश की गलती कर रहा था और मतलब मैं रोना मैंने S1 पर डाला हुआ था। तो just have a look at it like well I solve. In a television quiz show, the Peter asks answers some questions one after another, stopping as soon as a question is answered wrongly. तो नॉकआउट सेशन है, जैसे ही आंसर गलत हो जाएगा वहां पे रुक जाएंगे हम। The probability that Peter gives correct answer by himself is 0.7. The probability that Peter gives a wrong answer himself is 0.1. The probability that Peter decides to ask for help, helplines भी हैं उसके पास, तो that is 0.2. On the first occasion that Peter asks to decide for help, he asks the audience. The probability that audience gives the correct answer to any question is 0.95. This information is shown in the tree diagram below. ठीक है भाई, सेकंड पार्ट में भी तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना जी। पहला पार्ट है, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड करेक्टली इज 0.89। तो 2 ब्रांचेस है, एवरीवन कैन सी क्लियरली, ये 2 ब्रांचेस है। या तो खुद आंसर ठीक दे दे, ठीक है, या हेल्प ले ले ऑडियंस से और ऑडियंस आंसर ठीक दे दे। सो या तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आंसर करेक्टली विल बी इक्वल टू, एक तो 0.7 वाली ब्रांच प्लस 0.2 के साथ आगे 0.95 वाली ब्रांच, तो आंसर आ जाएगा 0.89। ये तो सबके लिए इजी इजी था ना। अच्छा, ऑन द सेकेंड ओकेजन Peter decides to ask sorry, on the second occasion that Peter decides to ask for help, he phones a friend. The probability that his friend gives the correct answer to any question is 0.65। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा मेरी बात देखिएगा, बात जरा गौर से सुनिएगा। अब मैंने ट्री डायग्राम बनाने लगा हूं दूसरे क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरी चीज। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्टली देने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन पे हेल्प लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। उन्होंने कहा जब हेल्प ली ऑडियंस से और ऑडियंस करेक्ट हो गई तो 0.95 है, और हेल्प ली ऑडियंस से और ऑडियंस रॉन्ग हो गई तो 0.05 है। यहां तक तो बात समझ आ गई ना। गलत वैल्यूज लिखनी, कौन सी गलत लिखी है, ओहो ऊपर 0.1 था नीचे 0.2 था, थैंक यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन की बारी आ गई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आंसर कर लिया उसने। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अच्छा, पहले एक बात डिसाइड कर लेते हैं
क्या इसके आगे कोई ब्रांच चलेगी? क्या इसके आगे ब्रांच चल सकेगी? नहीं। क्वेश्चन ने कहा था कि वो तब तक क्वेश्चन आंसर करेगा जब तक वो रॉन्ग ना हो जाए। ना इसके आगे ब्रांच चलेगी ना इसके आगे ब्रांच चलेगी, जहां रॉन्ग हो जाएगा उसके आगे तो ब्रांच ही नहीं चलनी। ये बात समझ आ गई सबको? शुरू में लिखा हुआ है पीटर आंसर सम क्वेश्चंस एज लॉन्ग एज ही डजंट गिव अ रॉन्ग आंसर। ऑल राइट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ई स्टॉपिंग एज सून एज द क्वेश्चन इज आंसर्ड रॉन्गली। फिट हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आ गई। सिमिलर ट्री है, थोड़ा छोटा करके बना लेते हैं। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, अब जब रॉन्ग हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आने लगे। जी, अब यहाँ पे ना कुछ चेंजेस आने लगे हैं। और चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं। कॉपी वाले फीचर तुम लोगों के पास नहीं ना होएगा। फातिमा देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ठीक आंसर हो गया ना? जब पहला ठीक आंसर होगा तो सेकंड क्वेश्चन की बारी आएगी। अब सेकंड क्वेश्चन या तो वो करेक्ट करेगा तो 0.7 से करेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग करने की, अब यहाँ पे मैंने नेम इसको गलत किया हुआ है, मुझे यहाँ पे सेकंड लिखना है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन खुद करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है ये। सेकंड क्वेश्चन खुद रॉन्ग करने की है, सेकंड क्वेश्चन में हेल्प लेने की ये है। सेकंड क्वेश्चन करेक्ट, सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग, और सेकंड क्वेश्चन में हेल्प ले रहे हैं हम। ब्लू वाला क्वेश्चन नंबर 1 है और ग्रीन वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे बताइए यहाँ पे अब दो हेल्प्स हैं, दो हेल्प्स है ना, एक ऑडियंस से और एक फ्रेंड से है। जी, यहाँ पे कौन सी वाली हेल्प होगी, ऑडियंस वाली या वो फ्रेंड वाली? इस जगह पे कौन सी हेल्प होगी, ऑडियंस वाली या फ्रेंड वाली? क्वेश्चन की लाइन पढ़ लो, ये वाली लाइन पढ़ लो। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो। हेल्प के दो पैराग्राफ्स हैं, ये एक ये पैराग्राफ लिखा हुआ है हेल्प वाला, और एक ये हेल्प वाला पैराग्राफ, ये तो पढ़ लो ना। ऑन द फर्स्ट ओकेजन दैट पीटर डिसाइड्स टू आस्क फॉर हेल्प, उसके पास दो हेल्पलाइंस है ना। ही आस्क्ड द ऑडियंस, तो पहली हेल्पलाइन है ऑडियंस, और ऑडियंस ने अगर करेक्ट आंसर दे दिया 0.95, गलत हुआ तो 0.05। ऑन द सेकंड ओकेजन, सेकंड हेल्पलाइन जब वो यूज कर रहा होगा, तो बेटा उसकी है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड से पूछेगा तो फ्रेंड 0.65 से बताएगा। मेरा क्वेश्चन इस टाइम पे ये है कि यहाँ पे जब मैं हेल्प लेने लगा हूँ, सेकंड क्वेश्चन की जब मैं हेल्प लेने लगा हूँ, तो यहाँ पे हेल्प मैं किससे लूंगा, ऑडियंस से कि फ्रेंड से? जी बेटा, हेल्प लेंगे हम ऑडियंस से, हेल्प लेंगे ऑडियंस से बेटा। क्यों? ये तो काम खराब हो गया तुम लोगों के साथ। क्यों भाई? हाँ जी, क्यों? भाई उसने पहले क्वेश्चन में हेल्प ही नहीं ली हुई ना, ये ब्रांच तो देखो कैसे आ रही है, ये ब्रांच कैसे आ रही है। पहला क्वेश्चन कैसे हुआ था सॉल्व? पहला क्वेश्चन उसने खुद सॉल्व किया था भाई। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस, ऑल्दो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, बट दिस इज द फर्स्ट ओकेजन दैट ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो क्वेश्चन ने कहा था द फर्स्ट ओकेजन दैट ही आस्क्स फॉर हेल्प ही विल गो टू द ऑडियंस। तो बेटा ये, यहां से आओ, ट्री लाइन से आओ, इधर आओ। तो इधर आप कैसे आए थे बेटा? इधर आप पहला क्वेश्चन खुद करेक्ट करके आया था, वो पहला क्वेश्चन उसने खुद करेक्ट किया था। और सेकंड क्वेश्चन बेटा उसने हेल्प लिया, सेकंड क्वेश्चन में उसने हेल्प ली। दिस इज द फर्स्ट हेल्पलाइन ही इज यूजिंग। क्वेश्चन ने कहा है द फर्स्ट हेल्पलाइन विल बी ऑडियंस, तो ऑडियंस से पूछेंगे 0.95। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन बेटा, यहाँ पे किससे पूछेंगे, फ्रेंड से या उससे? बेटे अब इधर देखो आप कैसे आए हो, आप पहली दफा हेल्प लेके ऑडियंस से क्वेश्चन ठीक करवाया आपने, अब आप एक हेल्पलाइन यूज कर चुके हुए हो। दिस इज द सेकंड ओकेजन, बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में और सेकंड इक्वेशन सेकंड ओकेजन में। जी बेटे, दिस इज द सेकंड ओकेजन ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो अब किससे मांगेगा हेल्प? जी, अब हेल्प फ्रेंड से लेंगे बेटा, और फ्रेंड अगर करेक्ट होगा तो 0.65 से,
और हेल्प लेंगे बेटा फ्रेंड से और वो रॉन्ग हो गया तो 0.35 से। ठीक है। अच्छा, सो नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? क्या इस क्वेश्चन में मैथ्स का प्रॉब्लम था? पहले तो हम फिगर आउट ये करेंगे ना, क्या इस क्वेश्चन में मैथ्स का प्रॉब्लम था? द आंसर इज नो। वी डिड नॉट रीड द गेम करेक्टली। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था, on the first occasion that Peter asks for help, he will ask the audience. तो आपको गेम ठीक पढ़नी है, ठीक है। On the second occasion he asks for help, he phones a friend. अब बेटा जब आप पहली दफा इस ब्रांच से आओगे इस जगह पर, तो बेटा आपने पहला क्वेश्चन तो उसने खुद करेक्ट किया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट ओकेजन ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो फर्स्ट ओकेजन में बेटा क्या होगा? ऑडियंस, ठीक, ऑडियंस से करवाना था। और यहाँ पे बेटा सेकंड ओकेजन में बेटा फिर फ्रेंड से करवाना था। बात समझ आइए? फातिमा, क्या मैं वो लजानिया जीत चुका हूँ? ठीक है, तो इंग्लिश का मसला यहाँ पे बहुत शदीद रहा। ठीक है। अच्छा जी, दिस फर्स्ट बेटा ये देखो ना फतीन, बेटा इधर जब पहली दफा हेल्प ली, देखो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन उससे खुद हो ही नहीं रहा था, उसने कंफ्यूज हो गया, उसने हेल्प ले ली। जब पहले क्वेश्चन में बेटे वो हेल्प लेगा तो फर्स्ट इंस्टेंस है ना हेल्प लेने का, तो बेटे वो ऑडियंस से लेगा, तो यहाँ पे ऑडियंस करेक्ट या रॉन्ग होगी। अगर तो ऑडियंस रॉन्ग होगी तो अगला क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसको। अब बेटे अगर पहला क्वेश्चन करेक्ट कर लिया उसने, तो अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन या तो वो खुद ठीक कर लेगा या गलत कर लेगा, या अगर सेकंड क्वेश्चन में भी अब उसको हेल्प चाहिए अगर, ठीक है, तो बेटे क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बेटे आप क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन में हेल्प अगर आपको लेनी है, अब आप फ्रेंड से लोगे। ठीक है। अच्छा, ये वो मीम भी तुम लोगों के लिए लगाई हुई थी ना यार ये। ठीक है, हाँ, ये इसी मौके के लिए मैंने ये मीम संभाल के रखी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों क्वेश्चन ठीक हो जाएं। कैसे होंगे बेटा? पहला भी खुद ही ठीक कर ले, दूसरा भी खुद ही ठीक कर ले। पहली ब्रांच तो ये है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स? अच्छा, ये समझ आ गया। दूसरी ब्रांच, पहला खुद ठीक कर ले, दूसरा हेल्प लेके ठीक कर ले। दो ब्रांचेस। फिर पहला हेल्प लेके ठीक कर ले और दूसरा खुद ठीक कर ले। तीन ब्रांचेस। फिर पहला हेल्प लेके ठीक कर ले और दूसरा भी हेल्प लेके ठीक कर ले। पहला ऑडियंस से हेल्प लेके ठीक कर ले, दूसरा फ्रेंड से हेल्प लेके ठीक कर ले। माय क्वेश्चन इज, अगर इसने इस ब्रांच पे आना है तो ये लेने क्या गया वहां पे? अगर इसमें दोनों क्वेश्चन हेल्प लेके ठीक करवाने थे तो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू क्वेश्चंस करेक्ट कैसे आएंगे? अब देख लेते हैं, हम अलग अलग में चारों अलग अलग कर लेते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट फर्स्ट भी करेक्ट उसने खुद कर लिया, सेकंड भी करेक्ट उसने खुद कर लिया, तो ये बन गया 0.7 इंटू 0.7। फिर हम कहते हैं पहला वो खुद करेक्ट कर ले, फिर वो दूसरे के लिए हेल्प मांग ले, लेकिन क्योंकि ये पहला इंस्टेंस है हेल्प का तो हेल्प ऑडियंस देगी और ऑडियंस करेक्ट करवा दे। तो 0.7, 0.2 और 0.95। ठीक है। अच्छा जी, और अब तीसरा, अब नेक्स्ट क्या है? अब पहला हेल्प से ठीक कर लो, फर्स्ट वाला हेल्प ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन में हेल्प ले लो, हेल्प ऑडियंस देगी क्योंकि पहली दफा है और ऑडियंस करेक्ट हो जाए। और सेकंड वाला आप खुद ठीक कर लो, सेकंड खुद करेक्ट कर लो। तो दिस इज 0.2, 0.95। अब लॉजिक समझ आ रही है पूरी गेम की? अब कोई कंफ्यूज तो नहीं है किसी कंडीशन में? लास्ट है बेटा, पहला भी हेल्प, पहले क्वेश्चन में भी हेल्प लो, वहां हेल्प ऑडियंस देगी और वो करेक्ट हो जाए। सेकंड में भी हेल्प ले लो, अब यहाँ पे हेल्प देगा फ्रेंड और फ्रेंड करेक्ट हो जाए। तो पहले में बेटा हेल्प ली 0.2 इंटू 0.95, फिर हेल्प ली 0.2 और फिर फ्रेंड आ जाएगा 0.65। ठीक हो गया? इन सब के टोटल्स यहाँ पे लिख लो, इन चारों ब्रांचेस को बेटे ऐड कर दोगे एंड पे, सो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, 0.49 है पहला, 0.133 है, फिर 0.133 है, और फिर 0.0247, और टोटल क्या है यार? 0.7807।
अब कितने मार्क का क्वेश्चन? 6 मार्क का क्वेश्चन, किसी वजह से 6 मार्क का क्वेश्चन है ना। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताएंगे हम, ईमानदारी से हम एक बात बताएंगे, क्या इस क्वेश्चन का मैथ मुश्किल था? क्या इस क्वेश्चन का मैथमेटिक्स में कुछ एडवांस आया? द मैथ्स डिड नॉट चेंज, दे जस्ट elongated द सिनेरियो, और तुम लोग कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में फेल हो गए। अच्छा चलो, लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं जी। Given that the first two questions were both answered correctly, अच्छा जी, given that first two questions were both answered correctly, find the probability, find the probability that Peter asked the audience। जी, चलो बोलो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, Peter asks audience, given that two correct questions will be equal to probability of Peter asks audience and दो क्वेश्चंस करेक्ट कर ले, डिवाइडेड बाय probability of two questions correct। चलें जी, मुझे देख के बताएं, इन हाउ मेनी ब्रांचेस, ये ऊपर चार वो वाली ब्रांचेस लिखी हुई हैं जिनके अंदर दो क्वेश्चंस करेक्ट हैं इसके, तो हमें नजर आ रहा है डिनोमिनेटर तो कितना आने वाला है बेटा? डिनोमिनेटर तो हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो 0.7807 आने वाला है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो ये है। ऊपर कितनी ऑप्शंस ऐसी लिखी हुई हैं जिसमें पीटर ने ऑडियंस से हेल्प मांगी है और उसके दोनों आंसर्स करेक्ट हो गए हैं? तीन ब्रांचेस, आखिरी तीनों ब्रांचेस बेसिकली, लास्ट थ्री ब्रांचेस बेसिकली तीनों। ये वाली ब्रांच पे भी ऐसे ही हो रहा था, ये सेकंड ब्रांच थी बेटा, इस पे भी यही हो रहा था, और ये तीसरी ब्रांच थी, इस पे भी यही हो रहा था। और ये इन तीनों ब्रांचेस में, इन तीनों ब्रांचेस में से किसी में भी यही हो रहा कि दोनों कंडीशंस मीट हो रही थी। पीटर ने ऑडियंस से भी पूछा हुआ था और उसके दोनों क्वेश्चंस ठीक भी हुए हुए थे। अब ब्रांच उल्टी नहीं है फर्स्ट, ओ मैंने गलत लिख लिया, ओह सॉरी यार, मैंने लेबल गलत लिख लिया, मैंने लेबल गलत लिख लिया जल्दी में। क्या मैंने अगली वाली दोनों ठीक लिखी है? नहीं, ये वाली इस जगह पे आनी थी और ये वाली इधर आनी थी। सॉरी यार, कॉपी पेस्टिंग भी अकल से करनी पड़ती है, ऐसे गलत हो जाती है नहीं तो। चल, ये आ गई, अब ठीक आ गई। हुज़ैफा यार, टेस्ट का कोई फायदा नहीं होता ऑनलाइन क्लास में, क्या फायदा होता है टेस्ट का, खुद बता दे। अच्छा जी, बेटा क्योंकि ये अलग अलग ब्रांचेस है ना महद, महद बेटे ये देखो, ये आपके पास इस टाइम पे जितनी पर्पल ब्रांचेस हैं बेटे, वो कौन सी ब्रांचेस हैं जिन पे दोनों क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, राइट? आपने बताना है इनमें से कितनी ब्रांचेस पे ऑडियंस से भी पूछा हुआ था। 1, 2 एंड 3, ये थ्री ब्रांचेस वो हैं जिन पे दोनों क्वेश्चंस भी करेक्ट हुए हैं और ऑडियंस से भी पूछा हुआ है, ये न्यूमरेटर में है, और डिवाइडेड बाय पूरा दो क्वेश्चंस करेक्ट होने का जो टोटल आंसर है।